नमस्कार दोस्तों, जोहार, जय झारखंड, जय भारत। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए, आज मैं बताऊंगा मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मोहम्मद गौरी भारत आने से पहले उनके दिल में क्या क्या इच्छा थी, आखिर क्यों वो भारत आया था, भारत आने का मेन मकसद क्या था, वो सारा चीज़ मैंने पिछले वीडियो में बताया। आज मैं स्पेशली देखूंगा मोहम्मद गौरी का भारत आक्रमण के बारे में। ठीक है, कि मोहम्मद गौरी भारत पर आक्रमण करता है, कहाँ कहाँ आक्रमण करता है, कैसे कैसे आक्रमण करता है, कहाँ इसकी जानकारी मुझे मिलती है। मोहम्मद गौरी की सारी जानकारी मैं आज आप लोग को अच्छे से बताऊंगा, तो बने रहिएगा शुरू से अंत तक। और सबसे पहला चीज़, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत मेहनत होती है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने का। चलिए शुरू करते हैं आज का दूसरा क्लास को। देखो, अब मोहम्मद गौरी जो होता है वो गोमल दर्रे। अब गोमल दर्रे कहाँ है? तो गोमल दर्रे यानी आपका अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला क्षेत्र से आता है। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी किधर से आ रहा है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मोहम्मद गौरी गोमल दर्रे होते हुए अफगानिस्तान से, कहाँ से? गोमल दर्रे होते हुए अफगानिस्तान से, गोमल दर्रे होते जो पाकिस्तान वाला क्षेत्र में होते हैं उससे, गोमल दर्रे से होते हुए भारत आता है। मिनहाज की तबकात नासरी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये पूछा है कि मिनहाज की पुस्तक क्या है, कौन सा पुस्तक लिखा हुआ है? तो मिनहाज की तबकात नासरी। तबकात ए नासरी के लेखक कौन? तो मिनहाज उस सिराज। इनको कहीं कहीं मिनहाज उस सिराज भी देखने को मिलता है। क्लियर है? तो मिनहाज उस सिराज की पुस्तक है जो तबकात नासरी लिखी गई, उसमें गौरी का भारत विजय का विवरण है। आए सर, तोरा कैसे पता चल लो सर कि मोहम्मद गौरी भारत एलो? कैसे कैसे एलो तोरा, पैसे कैसे पता चल लो? अरे बाबू, तो हमरा पता ना चल लो। हम तबकात नासरी किताब में लिखल था मोहम्मद गौरी के बारे में, वही तबकात नासरी से मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ के हम आप लोग को बता रहे हैं। तो हम तबकात नासरी के लेखक कौन हो जाएगा? तो मिनहाज उस सिराज हो जाएगा। और यही तबकात नासरी में मोहम्मद गौरी का भारत विजय का विवरण हम लोग को देखने को मिलता है। चलो नेक्स्ट क्या बोलता है? 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम गौरी ने भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया था। कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1175 ईस्वी में सर्वप्रथम गौरी ने भारतीय सीमाओं में प्रवेश किया था, जिसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। कहा, देखो मोहम्मद गौरी ने पहला आक्रमण कब किया? तो 1175 में किया। कहाँ किया? मुल्तान पर किया। और अगले वर्ष 1176 ईस्वी में कच्छ जीतने के बाद वो गुजरात की ओर बढ़ा। देखो, अब मोहम्मद गौरी का जो शासन काल होता है वो 1173 से 1206 ईस्वी तक होता है, सबको पता है। अब जब 1173 में जब वो गद्दी पर बैठता है तो तुरंत वो आक्रमण नहीं करता है दोस्तों। गद्दी पर बैठने के बाद वो प्लानिंग करते रहता है कि किस तरह हम भारत को लूटे। जैसे कल में मैंने वीडियो बताया था कि महमूद गजनवी जो भारत पे धन दौलत लूटा था, लेकिन इसका वास्तविक जो कारण था, मुख्य कारण था भारत आने का, धन दौलत लूटना और अपने साम्राज्य स्थापित करना, जिसमें ये सफल हो जाता है। ठीक है, तो 1173 पर गद्दी पर बैठ गया। 1175 में वो पहला आक्रमण करता है। पहला आक्रमण कहाँ करता है? मुल्तान। तो मुल्तान कहाँ है दोस्तों? तो मुल्तान आपका पाकिस्तान में पहला आक्रमण करता है। और ठीक एक साल बाद 1176 ईस्वी में गुजरात के कच्छ, यानी गुजरात का ऊपर वाला भारत का जो कच्छ होता है, कच्छ का रण आप लोग पढ़े होंगे, तो कच्छ को जीतते हुए वो गुजरात की ओर बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, मोहम्मद गौरी ने 1178 से 1179 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। अब गुजरात के ओर बढ़ते बढ़ते 1176 में गुजरात की ओर बढ़ा। 1176 के बाद 77 छोड़ के फिर से 1178 से 1179 ईस्वी के बीच गुजरात पर आक्रमण किया। लेकिन गुजरात के शासक उस समय कौन होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि गुजरात पर आक्रमण जब किया कौन? मोहम्मद गौरी। उस समय गुजरात का शासक कौन होता है? तो उस समय जो गुजरात का शासक हो जाता है वो मूलराज होते। कौन होता है? मूलराज ने गौरी को आबू पर्वत, जो कि राजस्थान के पास है, आबू पर्वत कहाँ है? राजस्थान के निकट, पराजित किया। ठीक है, तो गुजरात के ऊपर वाला जो क्षेत्र हो जाता है वो हो जाता है राजस्थान। तो कच्छ को जीतते हुए वो क्या कर रहा है? कच्छ को जीतते हुए वो आगे और बढ़ रहा है। लेकिन आबू पर्वत यानी राजस्थान के निकट हो जाता है। ठीक है, आबू पर्वत जो होता है ना, तो आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी और मूलराज के बीच लड़ाई होता है, जिसमें से क्या होता है?
कि मूलराज द्वितीय, जो कि कौन से, चालुक्य वंश के, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मूलराज द्वितीय कौन से वंश के, चालुक्य वंश के हाथों हुई पराजय मोहम्मद गौरी की प्रथम पराजय थी। यानी मोहम्मद गौरी को कौन हरा देता है, तो मोहम्मद गौरी को मूलराज द्वितीय हरा देता है। तो मूलराज द्वितीय कौन से वंश के, तो चालुक्य वंश के। जब मोहम्मद गौरी मुल्तान को जीतते हुए, गुजरात को जीतते हुए आ गया और बढ़ रहा है, तो आगे बीच में पड़ता है आबू का पर्वत। वही आबू के पर्वत में उस समय गुजरात का शासक होता है मूलराज द्वितीय। अब आबू पर्वत है और मूलराज द्वितीय, भैया मूलराज द्वितीय गुजरात का शासक है और आबू पर्वत है। अब मान के चलो क्या होता है कि जब गुजरात का कच्छ जीतते हुए, यानी कच्छ का रण जीतते हुए मोहम्मद गौरी आगे बढ़ रहा है, तो हो सकता है कि मूलराज द्वितीय उसका पीछा कर रहा होगा, तू कैसे एलिए हमारे गाँव रे, हैं भाग यहाँ से भाग यहाँ जैसे। या फिर हो सकता है कि मूलराज द्वितीय को पता चल गया कि मोहम्मद गौरी गुजरात की ओर बढ़ रहा है, जिसके कारण गुजरात की ओर बढ़ने का तैयारी कर रहा है। तो अब यही जानकारी मिल गया मूलराज को। अब मूलराज गया दौड़ाते दौड़, मतलब मूलराज उसके पहले ही चल गया, मतलब आक्रमण करने से पहले चल जाता है। तो मूलराज और मोहम्मद गौरी दोनों आबू पर्वत के बीच में भेंटा जाता है, यानी मिल जाता है, और वहीं पर युद्ध शुरू हो जाता है, जिसमें से आबू पर्वत के निकट मूलराज ने मोहम्मद गौरी को हरा देता है। अब ये मूलराज कौन से वंश के होते हैं, तो मूलराज आपके चालुक्य वंश के होते हैं। भाग हमारे घर, तू कैसे भी भाग यहाँ से। तो वही आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को मार के भगा देता है। और यही मोहम्मद गौरी का पहला भारत में पराजय होती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी का पहला पराजय कब होता है, तो मोहम्मद गौरी का पहला पराजय अबुक पर्वत के निकट, आबुक पर्वत के निकट किनके हाथों होती है, तो मूलराज द्वितीय के हाथों में होती है, जो उसको बर्दाश्त नहीं हो पाता है। इस युद्ध का जो नेतृत्व करती है मूलराज द्वितीय की विधवा मां नायिका देवी। पहली बार बप्पई औरत हो के हमारा हरा दल का, मतलब कि मूलराज द्वितीय का शासन तो चल रहा है, लेकिन मोहम्मद गौरी और मूलराज द्वितीय के बीच जो लड़ाई होता है, उसमें मूलराज द्वितीय की माँ होती है, उसका बाप नहीं माँ होती है, जो इस सेना का नेतृत्व संभालती है। अब जब नायिका देवी मोहम्मद गौरी के हरा देता है, तो आए औरत होके तू हमारा हरा दली, तो औरत होके एक मोहम्मद गौरी सेना तो हरा दली। अभी बर्दाश्त नहीं कर पाता है कौन, मोहम्मद गौरी। अब क्या होता है, फिर भाग जाता है वहाँ से। अब मोहम्मद गौरी फिर दोबारा आया, अच्छा तू औरत होकर हम भगाए थे ना, रुक हम तरफ फिर बताओ या। अब क्या होता है, इसी के बीच में 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मूलराज द्वितीय के बाद वहाँ का जो शासक बनता है वो भीम द्वितीय शासक बनता है। कहाँ का, गुजरात का। और यही गुजरात का पहला हार कौन, मोहम्मद गौरी को पहली बार कौन हराता है, तो मोहम्मद गौरी को पहली बार मूलराज द्वितीय हराता है, मूलराज द्वितीय के शासन काल में। ठीक है, मूलराज द्वितीय के शासन काल में मोहम्मद गौरी की भारत पहली हार होती है। अब मोहम्मद गौरी को कौन हराता है, सेना का नेतृत्व कौन करता है मूलराज द्वितीय की तरफ से, तो मूलराज द्वितीय की तरफ से जो सेना का नेतृत्व करता है, जो सेना का हेड होता है, विधवा माँ नायिका देवी होता है, जिसके कारण वो बर्दाश्त नहीं होता है, एक औरत अगर तो हमें मरद करा दे, रुक तो हेरा हम बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है, तनी सुन की दिक्कत तो चेंगा तो बोनियो। अब क्या होता है कि 1178 ईस्वी में मूलराज द्वितीय मर जाता है। जब मूलराज द्वितीय मर जाता है तो ओकर बच्चा भीम द्वितीय वहाँ का शासक बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 अब क्या बोलता है, समझने का कोशिश करें। चलो हम फोटो को अपना यहाँ लगा दिए। अब देखो क्या बोलता है, मोहम्मद गौरी पेशावर और पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा। पप्पा औरत हो यार, अब समझ लो कौन, मोहम्मद गौरी। साला यहाँ मर्द तो तेज है, ये मर्द के साथ औरत भी यार तेज है, औरत भी हमरा हरा दल का, औरत हमरा हरा दल का। तो इस सोचने का प्लानिंग करने लगा कि अब हम कैसे क्या करें। तो मोहम्मद गौरी पेशावर और पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा कि नहीं उन्हें से ना जब गुजरात हो ना जब औरतिया बड़ी तेज हो यार, संघिया बड़ी मारता हूँ उन्हें ना, तो का कर पंजाब होकर निकल। तो अब पंजाब होकर निकले तब क्या होता है कि मोहम्मद गौरी पेशावर, क्या मोहम्मद गौरी पेशावर और पंजाब होकर भारत विजय का आयोजन करने लगा। उस समय पेशावर और पंजाब में गजनवी के वंशज शासन कर रहे होते। कल ही बताए थे कि जो पहले गौर वंश था वो गजनवी वंश के अधीन था। ठीक है, तो उस समय पेशावर और पंजाब में गजनवी वंश शासन कर रहा था।
1179 ईस्वी में उसने पेशावर पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। मतलब कि क्या होता है कि मोहम्मद गौरी 1179 ईस्वी में पेशावर को जीत लेता है। 2 वर्ष बाद यानी 1179, 80, 81 में क्या होता है, 2 वर्ष बाद लाहौर यानी पंजाब पर भी अपना आक्रमण करता है। पंजाब पर भी क्या करता है, अपना आक्रमण करता है। उस समय वहाँ का शासक खुसरो मलिक होता है। अब देखो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जब मोहम्मद गौरी पंजाब पर आक्रमण करता है तो उस समय पंजाब का शासक कौन हो जाता है, तो उस समय पंजाब का शासक खुसरो मलिक हो जाता है, जो गजनी सम्राट का अंतिम सुल्तान था। ठीक है, तो खुसरो मलिक जो होता है वो गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक हो जाता है। जब मोहम्मद गौरी 1181 में पंजाब में शासन करता है यानी पंजाब में आक्रमण करता है, उस समय पंजाब का शासक कौन हो जाता है, तो सर उस समय पंजाब के जो शासक हो जाए वो हो जाता है खुसरो मलिक। और यही खुसरो मलिक जो होता है वो गजनवी वंश का अंतिम शासक हो जाता है। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होता है सर। फिर क्या होता है, 1185 में गौरी ने सियालकोट में, कहा दोस्तों, गौरी ने सियालकोट, कहाँ पे, 1185 में गौरी ने सियालकोट, कहाँ, पंजाब, सियालकोट कहाँ, पंजाब, ये पंजाब कौन, पाकिस्तान वाला सियालकोट, ठीक है, पाकिस्तान को जीत लेता है और वापस चला गया। चल जीत गलियो ना पंजाब, अब चल बाद में वो खा पी के सुस्ता लब तनी सुन, एक दो कन्या के साथ सूत उत लब, दूल्हा बाल बच्चा के देख उठ के फिर हम बाद में वो, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या करता है, 1186 ईस्वी में उसने पुनः लाहौर को जीतकर वहां के शासक खुसरो को बंदी बना लिया और बंदी गृह में ही 1192 में खुसरो की मृत्यु हो गई। अब फिर जब दोबारा 1186 ईस्वी में आता है तो फिर से पुनः को जीत लेता है, किसको, लाहौर को फिर से जीत लेता है और खुसरो मलिक को बंदी बना लेता है। यानी जो कि आपका गजनवी वंश का जो अंतिम शासक होता है खुसरो मलिक, उसको फिर से बंदी बना के, मतलब पहला जीत के चल जाता है, फिर दोबारा आता है, फिर दोबारा फिर लाहौर को जीतता है। अब लाहौर को जीतने के बाद क्या करता है मोहम्मद गौरी, खुसरो को यानी खुसरो मलिक को बंदी बना लेता है, जो कि गजनी वंश का अंतिम शासक होता है। और वही बंदी गृह में 1192 ईस्वी में खुसरो की मृत्यु हो जाती है, यानी गजनी वंश खत्म हो जाता है। अब क्या करता है मोहम्मद गौरी कि लाहौर को केंद्र बनाकर, किसको, लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी में, लाहौर को केंद्र बनाकर 1189 ईस्वी मोहम्मद गौरी ने भटिंडा, पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र, भटिंडा व सरहिंद, भटिंडा एवं सरहिंद, ये सब कहाँ है, पाकिस्तान पंजाब वाला क्षेत्र में होता है, ठीक है। भटिंडा जो कि अभी आधुनिक पंजाब वाला क्षेत्र देखिएगा, एवं सरहिंद के दुर्ग को जीत लिया, ठीक है। भटिंडा और सरहिंद के दुर्ग को जीत लिया। गौरी का भटिंडा अभियान, ठीक, यहाँ री छूट गया है, ठीक है, यहाँ री छूट गया है। गौरी का भटिंडा अभियान एवं सरहिंद के किले को जीतना तराइन का प्रथम युद्ध 1191 का प्रमुख कारण होता है। अब देखो यहाँ समझने का कोशिश करना कि तराइन का प्रथम युद्ध का कारण क्या होता है, पूछ देगा एग्जाम 1 नंबर में, 2 नंबर में, मेंस में काम आएगा कि बता रे बाबू, बता रे चेंगा कि तराइन का प्रथम युद्ध का कारण क्या था। तो सर तराइन का प्रथम युद्ध का कारण भटिंडा और सरहिंद के किले को जीतना था, जो कि ये किला को कौन जीतना चाह रहा था, तो सर ये किला को जीतना मोहम्मद गौरी चाह रहा था, और यही किला जो जीतता है वही तराइन के प्रथम युद्ध का कारण हो जाता है। और ये तराइन का प्रथम युद्ध कब होता है, 1191 में होता है। ये भटिंडा और सरहिंद का किला कब जीतता है, तो कब आक्रमण करता है, तो 1189 में करता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्या बोलता है। गौरी ने पंजाब के अधिकांश भाग को, चलो इसको मैं साइड कर लेता हूँ, मेरा फोटो ये दिक्कत कर, चलो यहाँ तक ठीक है। हाँ चलो, गौरी ने पंजाब के अधिकांश भाग को गजनवी के वंशजों से क्या किया, छीन लिया और वहां पर सुदृढ़ किले बनकर भारत के हिंदू राजाओं, अब देखो किले बनकर भारत के, ठीक है, यहाँ तक छूट गया, ठीक है, यहाँ क्या हो गया है, तक छूट गया है, भारत के हिंदू राजाओं पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा। अब देखो मुस्लिम को जीत लिया, मुस्लिम वाला जो भी मुस्लिम क्षेत्र जो भी जीता था, कौन, गजनवी वंशज, उससे वो छीन लिया, गजनवी वंश खत्म हो गया। अब वो प्लानिंग करने लगा, नहीं पाकिस्तान का ज़्यादातर क्षेत्र वो जीत लिया, अब वो प्लानिंग करने लगा भारत में एंट्री करने का, और भारत में उस समय हिंदुओं का राज चलता था।
अब मोहम्मद गौरी के राज्य का सीमा अब कहाँ, दिल्ली के चहमान, कहाँ, दिल्ली के चहमान या फिर चौहान शासक पृथ्वीराज के राज्य से लगी थी। मतलब दिल्ली का जो अधिकतर क्षेत्र था वो पृथ्वीराज चौहान के राज्य से लगी थी। कोई दिक्कत नहीं है। अतः आगे बढ़ने के लिए उसे अब पृथ्वीराज चौहान का सामना करना था। अब क्या होगा ना कि जैसे जैसे मोहम्मद गौरी आगे बढ़ रहा है उससे वैसे उसका मुलाकात भारत के हिंदू राजा से होना शुरू हो रहा है। अब भारत में एंट्री करना था तो उसको भारत का जो क्षेत्र होता है, भारत पाकिस्तान का जो क्षेत्र होगा, उस समय हरियाणा वाला पंजाब वाला क्षेत्र को जीतते हुए वो आगे बढ़ रहा है। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये तीनों देखिएगा तो लाइन से बॉर्डर टच कर रहा है। तो पंजाब को जीत लिया है। अब आ जाता है वो दिल्ली वाला क्षेत्र। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वाला क्षेत्र में क्या होता है, दिल्ली में एक शासन चल रहा होता है। दिल्ली हरियाणा का जो बॉर्डर होता है उसमें एक शासन चल रहा होता है हिंदू राजा का, जिसका नाम रहता है पृथ्वीराज चौहान का शासन चल रहा होता है। अब मोहम्मद गौरी को आना है भारत। अब भारत आने से पहले उसको हिंदू के सेना से लड़ाई करना होगा। तो वो क्या करता है, मोहम्मद गौरी जाता है और पृथ्वीराज चौहान से लड़ाई करेगा। और मैंने अभी आपको बताया कि तराइन का प्रथम युद्ध का पहला कारण क्या होता है। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध जो अभियान किया वह एक प्रबल आक्रमण था। इसलिए महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी ही भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी माना गया। क्लियर है। अब देखो, मोहम्मद गौरी से पहले तो आपके भारत में मोहम्मद बिन कासिम और ये क्या नाम है, हाँ, महमूद गजनवी, इन लोग तो लड़ाई किया, इन लोग आक्रमण भी किया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र था जिसको महमूद गजनवी ने जीत के वहां अपना कुछ वर्चस्व स्थापित किया था, ठीक है। भारत का कुछ क्षेत्र पर महमूद गजनवी ने चढ़ाई किया, वो पहला हो गया। लेकिन दूसरा आक्रमणकारी जो माना जाएगा वो माना जाएगा किसको, तो दूसरा आक्रमणकारी या मोहम्मद गौरी को माना जाएगा। अब यही मुस्लिम आक्रमणकारी कौन दूसरा माना गया, जो कि भारत पर चढ़ाई करने वाला दूसरा आक्रमणकारी माना जाता है। लेकिन भारत पर चढ़ाई करने वाला पहला आक्रमणकारी कौन हो जाएगा, तो महमूद गजनवी हो जाएगा। गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान का आमना सामना थानेश्वर के निकटवर्ती तराइन या तारवंडी हरियाणा के मैदान में हुआ। समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बताओ रे चेंगा कारे कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान कहाँ मिल रहा है। तो सर, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज जब एक दूसरे को नजरे से नजरे मिली, दिल कहा आई लव यू, राजा जब बोल दिया मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को, कहाँ बोला, तो थानेश्वर के निकट। अब थानेश्वर कहाँ, तराइन यानी हरियाणा के निकट पहली बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के क्या होता है, आमना सामना हो जाता है। अब हरियाणा के मैदान में हुआ, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यही तराइन, जिसे तरावंडी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तराइन कहीं आपको ऑप्शन में तराइन मिलेगा या फिर कहीं आपको तरावंडी का युद्ध कब हुआ था, तराइन का युद्ध कब हुआ था, बोथ आर इक्वल। तो कब हुआ था, 1191 में हुआ था। पहली बार मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान कहाँ नजर मिला, तो दोनों का मिला थानेश्वर के निकट। कोनो दिक्कत नहीं सर, कोनो दिक्कत नहीं है। और वहीं पे थानेश्वर में ही क्या होता है, प्रथम तराइन का युद्ध होता है 1191 ईस्वी में। अब 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है। भारी क्षति उठानी पड़ी, फलस्वरूप उसे भागना पड़ा। मोहम्मद गौरी की भारत में यह दूसरी पराजय थी। पहला औरतिया सरलौह, दूसरा ब्राह्मण हिंदू से हार जाता है। ये मोहम्मद गौरी की दूसरी हार हो जाती है, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि ये आप अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। फिर से एक योजना बनाता है, फिर एक योजना बनाया, फिर उसके दूसरे साल क्या होता है, एक योजना के साथ गौरी तराइन के मैदान में फिर आ धमका। 1192 ईस्वी में, कब, 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। रुक तो ही ऐसे ना कर भी। अब क्या होता है, फिर से एक साल बाद पूरा एकदम सेना, मजबूत सेना लेके आता है और पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में हरा देता है। तो तराइन का दूसरा युद्ध कब होता है, तो तराइन का दूसरा युद्ध आपका हो जाता है 1192 ईस्वी में। लेकिन पृथ्वीराज चौहान के पराजय के बाद ही भारत में मुस्लिम शक्ति का स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया। अब तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसे पृथ्वीराज चौहान
हार गया। अब यहीं से शुरू हो जाता है भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वर्चस्व। तराइन की दूसरी युद्ध को भारतीय इतिहास की एक निर्णायक लड़ाई इसलिए माना जाता है क्योंकि उस समय चौहानों का राज्य उत्तरी भारत का प्रमुख राज्य था और उसकी हार ने उत्तर भारत में तुर्कों की सत्ता का स्थापना का लगभग तय कर दिया था। इसलिए तराइन का दूसरा युद्ध को निर्णायक माना जाता है इतिहास में, क्योंकि भारत का उत्तर वाला जो क्षेत्र होता है वो राजपूत का मुख्य केंद्र होता है और राजपूत वहाँ का हेड होते हैं। लेकिन ये राजपूत पृथ्वीराज चौहान जो राजपूत होते हैं वो हार जाता है, जिसके कारण क्या होता है, राजपूत वंश कमज़ोर होने लग जाता है। अब यहाँ से क्या होगा, जब पृथ्वीराज चौहान हार जाएगा, अब धीरे धीरे मोहम्मद गौरी भारत का उत्तर वाला क्षेत्र पे अपना पांव पसारना शुरू कर देगा। अब हम लोग कल पढ़ेंगे कि तराइन का दूसरा युद्ध जीतने का कारण क्या होता है। तो आज मैं बता दूं कि तराइन का दूसरा युद्ध जीतने का कारण इसका मजबूत सेना होता है और यही सेना में एक होते हैं जिनका नाम होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो आगे चलकर 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का स्थापना करेगा। याद रखना, मैं ये जो आप लोग को थ्योरी बता रहा हूँ, ये जो मैं आप लोग को थ्योरी बता रहा हूँ वो स्टैंडर्ड बुक और एनसीईआरटी दोनों की मिक्स आपको मैं क्लास दे रहा हूँ, थ्योरी का क्लास दे रहा हूँ। देखो, ये हो गया हिंदू, ये हो गया मुस्लिम, ये हो गया हिंदू, ये हो गया मुस्लिम, दोनों का क्या हो रहा है, नजरें मिली, दिल धड़का मेरी धड़कन ने कहा तो मोहम्मद गौरी बोलता आई लव यू राजा, तब पृथ्वीराज चौहान, तो दोनों कहाँ मिला, तो थानेश्वर में मिला। थानेश्वर कहाँ हो जाएगा, तो थानेश्वर हरियाणा में हो जाएगा बच्चों, कहाँ हो जाएगा, थानेश्वर हरियाणा में हो जाएगा। कोनो दिक्कत नहीं। और कल मैंने बताया था क्या कि जो मोहम्मद गौरी का शासनकाल 1173 से 1205-1206 चलता है। अब कल मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि भारत क्यों आया था, आज मैं बताया कि भारत कैसे कैसे आया। ठीक है, अब आज का वीडियो मैं यहीं एंड करता हूं। कल मैं लेक्चर नंबर 2 लेके आऊँगा, कोशिश करूँगा कि कल लेक्चर नंबर 2 से मोहम्मद गौरी को खत्म कर दूं। ठीक है, तो तराइन का युद्ध आज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तराइन का द्वितीय युद्ध आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहली बार मोहम्मद गौरी किसके द्वारा हरा, कहाँ हरा, कौन हराया, दूसरी बार कब हरा, कहाँ हरा, कौन हराया, दोनों का आमना सामना कब हुआ, किसको गुजरात का शासक होता है, मुर्राज होता है, मुर्राज का बेटा कौन होता है, भीम द्वितीय होता है, ये सब आपके लिए आज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। और ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ पे ही ये थ्योरी वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर से वंस अगेन मैं बोल रहा हूँ, अगर चैनल थोड़ा सा भी अगर आपको मेरे चैनल से लाभ मिल रही है तो उससे सब्सक्राइब ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। बहुत मेहनत होती है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। फिर कल मैं आपको मिलूँगा, अपने नेक्स्ट टॉपिक को आगे बढ़ाऊँगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार, जय झारखंड, जय भारत। खुश रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें।